नमस्कार, मैं चेनाराम महला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत आज हम शीत युद्ध की प्रगति और विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। शीत युद्ध के जो विभिन्न चरण हैं उनका अध्ययन आज हम कर रहे हैं। वैसे एक ही लेसन में शीत युद्ध के विस्तार के सारी घटनाओं को समेटकर प्रस्तुत करना काफ़ी कठिन है, फिर भी मैंने कोशिश की है। शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले शीत युद्ध के विस्तार का प्रथम चरण 1917 से लेकर के 1945 तक। सही मायने में विचारधाराओं के संघर्ष के रूप में शीत युद्ध का प्रारंभ उसी दिन से हो जाता है जिस दिन रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। तो जो रूस में साम्यवादी क्रांति 1917 में हुई, उसके माध्यम से रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। तो सही मायने में विचारधाराओं का संघर्ष हम उसी दिन से मान सकते हैं। पश्चिम के देशों में साम्यवाद का भय उसी दिन से कायम हो गया था। 3 वर्ष बाद 1920 में अमेरिका द्वारा रूस की सरकार को मान्यता दी गई, लेकिन वहीं से हम मान सकते हैं कि विचारधाराओं का संघर्ष शुरू हुआ। इस काल में शीत युद्ध को जन्म देने वाली प्रमुख घटनाएं जो हुई वो इस प्रकार है। प्रथम, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न अप्रैल 1942 से 1944 के बीच। जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें नाजी सेना ने सोवियत को घेर लिया था और सोवियत सेना पर नाजी सेना भारी पड़ रही थी। तो उस दौरान सोवियत ने मित्र देशों से ये अपील की कि आप नाजी सेना के विरुद्ध दूसरी तरफ से एक मोर्चा खोल लिए, जिससे कि नाजी सेना कमज़ोर हो सके और हमारी विजय हो सके। लेकिन उसमें जानबूझ करके महीनों तक की देरी की गई। तो वहाँ से कह सकते हैं कि इनके बीच में जो है वो विरोधाभास की या मतभेद की नींव पड़ गई थी। दूसरा, सोवियत सेनाओं द्वारा पूर्वी यूरोप पर अधिकार, फरवरी 1945। विश्व युद्ध समाप्ति के बाद या उसी चरण में हम देखें तो दोनों महाशक्तियों के मध्य में ये एक प्रकार से होड़ लग गई थी कि किन देशों पर हम अपना अपना अधिकार जमा लें। तो सोवियत सेनाओं द्वारा पूर्वी यूरोप पर अधिकार कर लेने से भी जो है अमेरिका नाराज़ हुआ। अमेरिका के नेतृत्व वाले देश जो है वो नाराज़ हुए। तीसरा जो कारण, इटली में जर्मन आत्मसमर्पण समझौते पर रूस से मतभेद। मार्च 1945 में जब जर्मन सेना पराजित हुई तो उसके बाद जो समझौता हुआ उस पर भी दोनों में मतभेद रहा। तो मैंने जैसे कहा कि जब किसी स्थान को विजित कर लिया जाता है और जीतने वाले एक से ज़्यादा होंगे तो आपस में वो जो बंटवारा है उसको लेकर के मतभेद होते हैं, लड़ाई होती है कि ज़्यादा कौन उसमें से पाता है, और उसी मसले को लेकर के शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था। चौथा कारण देखें तो हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा अणु बम का प्रयोग। तो जो अणु बम का प्रयोग किया गया उसमें अमेरिका ने ब्रिटेन को तो बता दिया था कि हम ऐसा बम बना रहे हैं, लेकिन रूस को उन्होंने इससे, सोवियत को इससे अनजान रखा। तो सोवियत को ये पता लग गया कि जो है अमेरिका हमसे ये बातें जो है अणु बम की बात भी उसने छिपाई है। तो यहाँ से इनके बीच में जो है खाई गहरी होती गई। दूसरे चरण की बात करें, शीत युद्ध के विस्तार का द्वितीय चरण 1946 से लेकर के 1953 तक। इस काल में शीत युद्ध का असली रूप सामने आता है। इस काल में अमेरिका ने साम्यवाद को रोकने हेतु प्रतिरोध की नीति अपनाई। तो वास्तविक शुरुआत यहाँ से हम शीत युद्ध की मान सकते हैं। पहला इसमें कारण देखें, पहली घटना हम देखें तो वो है चर्चिल का फुलटन भाषण।
जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल है उनके द्वारा अमेरिका की फुलटन में जो भाषण दिया गया, ऐतिहासिक भाषण जो शीत युद्ध की नींव रखता है, 5 मार्च 1946 को कहते हैं चर्चिल कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की संस्थापना को रोकना चाहिए। तो जहाँ हिटलर को उन्होंने रोका था, उसी तरह वो कह रहे हैं कि वो स्वरूप तो ख़त्म हो गया, अब दूसरा स्वरूप यहाँ पे बन रहा है, उसको भी हमें रोकना चाहिए। दूसरी घटना हम देखें तो वो है ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मार्च 1947 में साम्यवादी प्रसार को रोकने की जो नीति थी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन की, उसको कहते हैं ट्रूमैन सिद्धांत। आर्थिक सहायता के माध्यम से साम्यवाद के प्रसार को सीमित करने की नीति इसे कह सकते हैं। मार्शल योजना में देखें तो अप्रैल 1947 में अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल द्वारा राष्ट्रपति ट्रूमैन को सुझाव दिया गया कि यूरोप में साम्यवाद के प्रसार को रोकने हेतु आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। तो मैंने कहा जैसे कि दोनों जो है योजनाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, चाहे ट्रूमैन योजना हो या मार्शल योजना हो। चौथा कारण देखें हम तो वो है बर्लिन की नाकेबंदी। 1948 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी करने से शीत युद्ध चरम सीमा तक पहुंच गया और पश्चिमी जर्मनी के रेल, सड़क, जलीय यातायात बंद कर दिए गए। तो ये यातायात के सारे साधन बंद कर दिए गए और पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी जो है उनको अलग अलग करने की यहाँ पे कोशिश की शुरुआत हम मान सकते हैं। तो बर्लिन की जो नाकेबंदी हुई उससे जो है शीत युद्ध का विस्तार हुआ। तो ये 4 कारण है। आगे देखिए 5वां कारण, द्वितीय चरण ही चल रहा अभी। 5वां जो कारण था वो था जर्मनी का विभाजन। तो 1949 में पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी के रूप में 2 हिस्सों में जर्मनी बंट गया। अब जर्मनी शीत युद्ध का प्रमुख केंद्र बन गया था। तो जर्मनी का विभाजन शीत युद्ध की एक तरीके से कह सकते हैं शुरुआत, और उसके बाद में प्रमुख केंद्र वो बन गया। छठा कारण देखें हम तो नाटो की स्थापना। 1949 में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो सैनिक संधि का निर्माण किया गया और इसके अनुसार किसी भी सदस्य देश पर आक्रमण सब पर आक्रमण माना जाएगा। तो एक नाटो एक संधि बनाएगी। अमेरिका ने यूरोप के राष्ट्रों को जो साम्यवाद से भयभीत थे उनको अपने साथ में लेकर के नाटो सैनिक संधि बनाई और उन्हें यह आश्वासन दिया कि आप पर आक्रमण हमारे ऊपर आक्रमण माना जाएगा। तो ये भी एक शीत युद्ध का एक कह सकते हैं बहुत बड़ा फैक्टर, इसमें शीत युद्ध को आगे बढ़ावा देने वाला फैक्टर इसको मान सकते हैं। 7वां कारण देखें हम दूसरे चरण का तो वो है चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना। 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना से शीत युद्ध में उष्णता आ गई, गर्मी आ गई। उसमें सोवियत संघ का उत्साह बढ़ गया। राष्ट्रवादी सरकार भागकर फार्मोसा जो एक द्वीप है उस पर चली गई और साम्यवादी सरकार ने सुरक्षा परिषद में स्थान की मांग की। तो उन्होंने जो चीन को जो स्थान दिया गया था वो साम्यवादी सरकार ने वो स्थान लेने की चेष्टा की और वो अंततः उनको मिल भी गया। तो साम्यवाद यहाँ पे मजबूत होता गया और उससे जो है अमेरिका में कह सकते हैं कि द्वेषता बढ़ती गई। 8वां कारण देखें द्वितीय चरण का तो वो है कोरिया युद्ध। 1950 में साम्यवादी उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया और अमेरिका ने यूएनओ के बैनर तले दक्षिण कोरिया की सहायता की। यह युद्ध लगभग 4 वर्ष तक चला। तो ये जो है कारण रहे द्वितीय चरण में। तीसरा चरण देखें हम शीत युद्ध विस्तार का तृतीय चरण 1953 से लेकर के 1958। मार्च 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद एक नया मोड़ आया। वह आशा की जाने लगी कि शीत युद्ध की उष्णता में ठंडापन आएगा। तो स्टालिन को जो शीत युद्ध के एक महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं, शीत युद्ध को बढ़ावा देने वाले, उनकी मृत्यु के बाद ऐसा माना जाने लगा कि अब जो है धीरे धीरे शीत युद्ध समाप्त हो सकता है। इस काल की प्रमुख घटनाएं देखें तो वो प्रथम घटना है सोवियत संघ द्वारा आणविक परीक्षण। अगस्त 1953 में जो आणविक परीक्षण किया गया उनके द्वारा, इससे दोनों ही पक्ष निशस्त्रीकरण को आवश्यक मानने लगे। पहले तो अमेरिका के पास ऐसे आणविक बम थे, लेकिन अब सोवियत द्वारा भी ऐसा परीक्षण कर लेने से
अमेरिका भी भयभीत हुआ कि उसके पास में भी परमाणु शक्ति है, हमारे पास में परमाणु शक्ति है, तो दोनों में शक्ति संतुलन की स्थिति यहाँ पे बनने लगी और दोनों ही पीछे हटने लगे यहाँ पे। दूसरा, हिंद चीन का प्रश्न, फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में दोनों शक्तियाँ आमने सामने हो गई यहाँ पे। तो हिंद चीन का जो प्रश्न था उस पर फ्रांसीसी जो साम्राज्यवाद है उसके विरुद्ध एक तरफ साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने वाले अमेरिका और दूसरी तरफ उसका विरोध करने वाला सोवियत, तो यहाँ पे दोनों शक्तियाँ एक दूसरे के आमने सामने हुई। तीसरा, सिट्टो जो सैनिक संधि थी उसका निर्माण दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवादी प्रसार को रोकने हेतु सितंबर 1954 में कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आदि देशों के साथ अमेरिका ने एक संधि की, जिसके माध्यम से वो इन देशों को साम्यवादी चीन से कह सकते हैं कि बचाने की उनकी कोशिश थी, साम्यवाद के प्रसार को रोकने की कोशिश उनके द्वारा की गई। चौथा कारण देखें तो वो है वार्सा पैक्ट। मई 1955 को सोवियत संघ व 8 अन्य सहयोगी देशों ने नाटो के विरोध में वार्सा पैक्ट की संधि की, जिसमें नाटो की तरह ही उनकी सुरक्षा की बातें कही गई। पांचवा कारण देखें तो आइजनहावर सिद्धांत। आइजनहावर जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, जून 1957 में उग्रता का वापस नया दौर शुरू हो रहा है। साम्यवादी गुलामों से घिरी जनता की स्वतंत्रता के संघर्ष में अमेरिका द्वारा सहायता देने की बात कही गई। इसी दौर में सुएज नहर विवाद हुआ। सुएज नहर का मिस्र ने राष्ट्रीयकरण कर दिया और उसके विरोध में जो है ब्रिटेन, फ्रांस व इजराइल ने वहाँ पे आक्रमण किया, तो वो भी एक नया केंद्र बन गया। तो ये था शीत युद्ध विस्तार का तृतीय चरण। अब देखते हैं शीत युद्ध विस्तार का चतुर्थ चरण 1959 से लेकर के 62 तक। 1958 में सोवियत प्रधानमंत्री ख्रुश्चेव ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को अंगीकार कर लिया था, इसलिए ऐसा लगा कि अब उग्रता में कमी आएगी। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व ये नीति जो है उसको उन्होंने स्वीकार किया। ये अपने जो है भारतीय विदेश नीति में भी एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि कड़ी इसको माना जाता है। तो ऐसा लगा कि अब जो है कमी आएगी। तो प्रमुख घटनाएं उस दौर की देखते हैं। पहला, ख्रुश्चेव की अमेरिका यात्रा सितंबर 1959 में। इस यात्रा से सौहार्द व प्रेम का वातावरण बना व इसे कैंप डेविड भावना का नाम दिया गया। महत्वपूर्ण है पर्सन यहाँ पे कैंप डेविड भावना। तो ख्रुश्चेव जो सोवियत राष्ट्रपति थे उनकी अमेरिका की यात्रा हुई और ये एक बहुत बड़ी बात थी उस दौर में। शीत युद्ध के काल में जब दोनों देश एक दूसरे के जो है कह सकते हैं कि बहुत विरोधी बने हुए थे, उस दौर में सोवियत के राष्ट्रपति द्वारा अमेरिका की यात्रा करना और फिर अमेरिका के राष्ट्रपति को उनके द्वारा अपने यहाँ पे यात्रा के लिए आमंत्रण देना, तो उस भावना को कैंप डेविड भावना कहते हैं। लेकिन उससे जब तक कि कुछ पॉजिटिव होता उससे पूर्व ही दूसरी घटना देखें, U-2 विमान कांड। तनाव कम करने हेतु जो शिखर सम्मेलन हो रहे थे, तीसरा जो बिंदु है उसमें आएगा, उन शिखर सम्मेलनों से पूर्व ही अमेरिका के राष्ट्रपति को सोवियत की यात्रा करनी थी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की सोवियत यात्रा से पूर्व ही मई 1960 में अमेरिकी जासूसी विमान U-2 जो है वो वहाँ पे सोवियत सीमा में जासूसी करते हुए पकड़ा गया। इस घटना से फिर से माहौल जो है वो बिगड़ गया। तीसरा फैक्टर, पेरिस शिखर सम्मेलन। जैसे मैंने कहा कि शीत युद्ध को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए जो शिखर सम्मेलन होने थे पेरिस के अंदर, उसमें सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस व अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष को शामिल होना था। तो वो हुआ शिखर सम्मेलन, लेकिन सोवियत संघ ने इस विमान कांड को लेकर के, जासूसी कांड को लेकर के अमेरिका का विरोध किया और अमेरिकी राष्ट्रपति से उन्होंने जो है ख्रुश्चेव ने हाथ भी नहीं मिलाया। तो इस बात को लेकर के दोनों में अनबन हुआ और ये जो शिखर सम्मेलन थे बिना किसी निष्कर्ष के वो समाप्त हो गए। चौथा, कैनेडी का राष्ट्रपति निर्वाचित होना। तो अमेरिका में नए राष्ट्रपति बने और नवंबर 1960 में सोवियत संघ ने इनको बधाई भी दी और कैनेडी ने सहयोग की नीति अपनाई। इसके बाद क्यूबा की घटना। 1962 में सोवियत ने क्यूबा में जो साम्यवादी सरकार वहाँ पे फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में हुई, वहाँ पे सोवियत ने सैनिक अड्डे बनाने शुरू कर दिए, जिससे शीत युद्ध जो है वो चरम पर पहुँच गया। लेकिन कैनेडी द्वारा ये जब चुनौती दी गई कि आप या तो हमसे युद्ध कीजिए या अपने अड्डे जो है वहाँ से समाप्त कीजिए, सोवियत ने वहाँ से सैनिक अड्डे हटा ली।
तो वहाँ से सोवियत के पीछे हटने से वो जो युद्ध लग रहा था कि अब होने ही वाला है, वो वहाँ पे टल जाता है। 5वां चरण देखते हैं, शीत युद्ध विस्तार का 5वां चरण 1963 से लेकर के 1979 तक। इस काल में उष्ण स्थलों का शीतलीकरण हुआ। तो यह कह सकते हैं एक ठंडी बयार वहाँ पे आई, इससे के द्वारा ऐसा कह सकते हैं कि एक जो ऐसा दौर आया कि शीत युद्ध जो है वो शीतल हुआ यहाँ पे। इसके कारणों की बात करें, फैक्टर जो इस दौर में आए, पहला परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जुलाई 1963 में दोनों देशों ने ब्रिटेन सहित मॉस्को में वायुमंडल, अंतरिक्ष व समुद्र में अणु परीक्षण करने पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि पर हस्ताक्षर किए। तो ये वो दौर था जिसमें हथियारों को नियंत्रित करने की बात हुई, निशस्त्रीकरण की बात यहाँ पे हुई। दूसरा, हॉटलाइन समझौता 1963 में वाशिंगटन व क्रेमलिन के बीच में कि संकट के समय सीधा संपर्क स्थापित करके संकट निवारण कर सकें। ऐसा नहीं हो कि अफवाह की वजह से जो है युद्ध की स्थिति बन जाए, तो उससे पूर्व एक दूसरे को बताने के लिए, एक दूसरे से पूछने के लिए हॉटलाइन समझौता दोनों के मध्य, महाशक्तियों के मध्य किया गया। तीसरा कारण देखें तो परमाणु अप्रसार संधि 1968 में दोनों देशों ने अन्य देशों के साथ मिलकर के इस पर हस्ताक्षर किए और इसका उद्देश्य था परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों को परमाणु शस्त्र प्राप्ति में सहयोग नहीं करना। तो मैंने कहा कि परमाणु जो बम है उनको अब जो है कम करने की बात यहाँ पे हो रही थी। चौथा कारण देखें तो मॉस्को बोन समझौता, सोवियत व पश्चिमी जर्मनी के मध्य वस्तु स्थिति को स्वीकार करने का समझौता 1970 में किया गया। तो जैसे मैंने कहा कि जर्मनी जो है वो मुख्य केंद्र बन रहा था, तो पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के बीच में जो वस्तु स्थिति है उसको स्वीकार करने की बात इस समझौते के माध्यम से की गई। 5वां, बर्लिन समझौता अगस्त 1971 में। अब पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी के लोग जो पहले जो है शीत युद्ध के कारण, इन महाशक्तियों के कारण एक दूसरे के क्षेत्र में आ जा नहीं सकते थे, वो अब एक दूसरे के क्षेत्र में आ जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, बर्लिन समझौता। छठा कारण देखें तो 2 जर्मन राज्यों का सिद्धांत नवंबर 1972 में बोन में हुए समझौते के बाद पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी दोनों ने एक दूसरे का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार किया व दोनों को यूएनओ की सदस्यता भी मिल गई। तो दोनों ने वस्तु स्थिति स्वीकार कर ली। 7वां कारण देखें हम तो वो है यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन। यूरोप की सुरक्षा हेतु 3 सुरक्षा सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में हेलसिंकी में जो हुआ 1973 में, उसमें अंतर्राष्ट्रीय तनाव खत्म करने की बात की गई और तीनों सम्मेलनों के माध्यम से इस तनाव को खत्म करने की कोशिश की गई। तो ये जो कोशिश की गई उनसे निश्चित ही हम कह सकते हैं कि शीतलीकरण हुआ। छठा और अंतिम कारण जो है चरण जो है शीत युद्ध विस्तार का छठा चरण 1980 से लेकर के 1989 तक। शीत युद्ध के इस चरण में सहयोग के साथ साथ प्रतिद्वंदिता भी चलती रही, इसे दूसरा शीत युद्ध भी कहा जा सकता है। तो शीतलीकरण जो हुआ उसके बाद वापस जो है उष्णता का दौर इसे मान सकते हैं। पहला जो इसका जो है फैक्टर अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप 1969 में 79 में जो अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप से शीत युद्ध में फिर से गर्मी आ गई थी। अफगानिस्तान के अंदर सोवियत सेना जो वहीं रह गई, वहाँ से हटी नहीं, तो उस कारण से शीत युद्ध में पुनः कह सकते हैं कि एक गर्मी आई। दूसरा कारण देखें तो साउथ कोरिया विमान घटना 1983 के मध्य में कोरिया के विमान को सोवियत द्वारा गिराए जाने पर अमेरिका ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और पुनः जो है दोनों देशों के बीच में हम कह सकते हैं कि तनातनी हुई। तीसरा कारण देखें तो अमेरिकी स्टार वार कार्यक्रम के विरुद्ध सोवियत द्वारा जवाबी कार्यवाही। तो अमेरिकी स्टार वार कार्यक्रम जो अमेरिका में किया गया उनके द्वारा, तो सोवियत ने कहा कि यदि अमेरिका परमाणु परीक्षण करता है, अमेरिका अगर नए मिसाइल बनाने की वहाँ पे जो है कोशिश करता है, तो हम भी वो करेंगे। तो एक जो है अलग तरीके से इसमें जो है अपनी शक्तियाँ बढ़ाने की जो प्रतिद्वंदिता इसमें चली, तो उसकी वजह से भी कह सकते हैं कि शीत युद्ध का पुनः इसमें आगाज हो गया था। लेकिन इसी बीच 1989 के अंदर शीत युद्ध के मूल कारण की समाप्ति होगी, बर्लिन की दीवार का पतन हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया, वार्सा पैक्ट भंग कर दिया गया
और इसी के साथ में हम कह सकते हैं कि वहाँ पे शीत युद्ध की समाप्ति होगी। शीत युद्ध जो है समाप्त हो गया। पूरी दुनिया के अंदर जो एक भय का माहौल बन गया था, एक कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा था कि अब जो है दुनिया पर फिर से संकट है और कभी भी दुनिया जो है समाप्त हो सकती थी, तो उसकी समाप्ति यहाँ पे 89 के अंदर जो है जर्मनी के एकीकरण के साथ ही होती है। तो ये था शीत युद्ध की प्रगति और विस्तार। बहुत धन्यवाद।